हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 822 AV। आज हम उसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। आज हम इसमें उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेके अंत तक। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10th मैथ क्वेश्चन पेपर सेट 1 2022, कोड है 822 AV। आज उसका दूसरा पार्ट है और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पहला खंड है 5वें का पहला। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। मतलब हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनको जोड़ दें तो 27 हो जाए और आपस में गुणा करें तो 182 हो जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 5 का पहला पार्ट। सवाल में क्या दिया है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि प्रथम संख्या जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी है वो x है। दूसरी संख्या ये भी हमें खोजनी है, ऐसी दो संख्याएं खोजनी है। तो दूसरे के बारे में क्या कर सकते हैं, जोड़ के 27 आ रहा है, पहला हमें जानकारी है तो दूसरा निकालने के लिए जोड़ में से पहला वाला घटा देंगे। ऐसा भी मान सकते हैं, दूसरे को हम y टाइप मान के लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। फिर इसमें एक कंडीशन तो पूरा हुआ, तो हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई। दूसरा है उनका गुणनफल 182 है, तो वो दिया हुआ है, जिसको हम लोग प्रश्नानुसार भी बोलते हैं। तो इसमें गुणनफल दिया है 182। गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके जो प्रोडक्ट आएगा, यानी x 27 माइनस x इक्वल 182। आगे सॉल्व करेंगे तो x का 27 में गुणा होके 27x, x का x में गुणा होके x स्क्वायर बराबर 182। सभी को एक तरफ करके हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। इसका हमें फैक्टर करना है। फैक्टर कितना होगा, 13 प्लस 14, या फिर इसको जो फार्मूला x का मतलब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इसका हम फैक्टर कर देंगे। कोष्ठक में लिखेंगे 14 और 13 को जोड़ना है और यहाँ पे रहेगा 182 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और 182 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 14 सिंपल फैक्टर करना है। अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसको फैक्टर। एक कोष्ठक में x माइनस 14, एक कोष्ठक में x माइनस 13 बराबर 0। अब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा। तो ऐसे कंडीशन निकलेगा, या तो x माइनस 14 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से या तो x की वैल्यू 4 होगी या तो x की वैल्यू 13 होगी। मतलब या तो पहली संख्या 14 होगी या फिर पहली संख्या 13 होगी। तो जब यहाँ पे आप पहली संख्या को 14 मानोगे तो 27 में से 14 कट के 13 आएगा। तो जब आप पहली संख्या को 14 मानोगे तो दूसरी 13 होगी, पहली संख्या को 13 मानोगे तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहे हैं, इसलिए दोनों संख्याएं 14 और 13 है। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। आप लगाइए इसको, फिर हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न, उस रेखा पर जो अक्षों से A और B अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/b²।
तो इसको अगर लगाना है तो दो आसान तरीकों से लगा सकते हैं, बाकी तो अनेक तरीके हैं लगाने के, जिसमें से पहला है समरूप त्रिभुज मॉडल। तो हम दोनों लगाने की कोशिश करेंगे, आपको जो बेहतर लगे आप वैसे ही लगाना। तो इसको हम लोग सबसे पहले समरूप त्रिभुज टाइप लगाएंगे। और कैसे लगाना, इसमें देखो, इसमें का अक्ष की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई। इसमें का अक्षों से ए और बी अंतःखंड करता है। तो पहले एक्स आता है, फिर वाई। तो एक्स पे ए दूरी से और वाई पे बी दूरी से एक लाइन जा रही है। यही का उस रेखा पर, मतलब कोई एक लाइन है जो एक्स को ए डिस्टेंस आगे जाके इंटरसेक्ट करती है और वाई को बी डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है। मूल बिंदु से इस पे एक लंब खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/b²। मान लेते हैं कि सेंटर है O, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, इसको मान लेते हैं C और इसकी लंबाई दिया हुआ है P। हम इसे समरूप त्रिभुज टाइप लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको समरूप दिखाते हैं, समरूप है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये एंगल है थीटा, कोई भी आप मान सकते हो, ये एंगल है थीटा, ये 90 होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, उसमें से 90 माइनस थीटा घटा देंगे तो ये वाला एंगल आएगा थीटा। हम यहाँ निशान बना देते हैं, ये डबल वाली लाइन, ये डबल वाली लाइन। ऐसे ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले इसको समरूप त्रिभुज टाइप लिख देते हैं। एक त्रिभुज का नाम है OBC, त्रिभुज OBC। और दूसरे त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, AOC। AOC जो पहले है उस हिसाब से आपको लिखना है। देखो, इसमें B जो कि 90 माइनस थीटा, उसको हमने बीच में लिखा है, तो AOC में 90 माइनस थीटा के लिए O बीच में पड़ेगा, तो हमने इसको लिखा है। इसमें क्या क्या बराबर है, कोण OBC बराबर है कोण AOC, सॉरी ये है AOC बराबर है कितना, 90 माइनस थीटा, ऐसा हमने माना है। और कोण OCB, कोण OCB ये वाला, और कोण ACO ये बराबर है 90 डिग्री। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा खुद ब खुद बराबर है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख दो कोण BOC और कोण OAC, कोण BOC बराबर कोण लिख सकते हैं OAC बराबर थीटा। अगर किसी भी त्रिभुज के तीन कोण बराबर हैं तो समरूप होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज OBC समरूप त्रिभुज AOC। और अगर ट्रायंगल समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, ये तो थ्योरम है। तो उसके हिसाब से देखो, इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने जो साइड है वो है P, तो इसकी लेंथ हो गई P। इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने जो लेंथ है उसके बारे में नहीं जानकारी, तो हम ऐसे लिख देते, मान लो ये लेंथ x है, ये लेंथ y, तो इसके सामने जो साइड है वो है y। फिर पहले वाले त्रिभुज में आओ, इसमें थीटा के सामने है x, दूसरे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है P, फिर इसमें 90 के सामने B और दूसरे वाले में 90 के सामने A है। इसमें जोड़ी में हल कर लो, पहले दूसरे को बराबर लिख लो, फिर दूसरे तीसरे को बराबर लिख लो, फिर पहले तीसरे को बराबर लिख लो, या फिर आप सीधे बड़े वाले ट्रायंगल में आओ। ट्रायंगल का नाम क्या है,
ट्रायंगल BOA। इसमें क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है इसमें x और y मिला के, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसकी एक साइड A एक साइड B, तो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ से आपको निष्कर्ष क्या मिलेगा, देखो यहाँ से देखो हो गया P बटे y बराबर x बटे P, दोनों का वर्ग कर दोगे या डायरेक्ट गुणा कर दो दोनों का, तो P स्क्वायर बराबर आएगा xy। यानी जहाँ पे xy लिखा है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर। तो अब x और y की जगह क्या क्या लिख सकते हैं उसको देखो, पहले वाले को तीसरे के बराबर लिख दो, P बटे y बराबर B बटे A, तो y का मान आएगा AP बटे B। ऐसे ही इन दोनों को आपस में बराबर करके लिखोगे, x बाई P बराबर B बटे A, तो x की वैल्यू मिलेगी BP बटे A। ये सारी वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। तो x की वैल्यू है BP बटे A, इसका स्क्वायर, y की वैल्यू है AP बटे B, इसका स्क्वायर, प्लस 2 xy की वैल्यू है P स्क्वायर। ये पूरा हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हल करोगे तो P स्क्वायर इसमें भी है, P स्क्वायर इसमें भी है, P स्क्वायर इसमें भी है, सब में से P स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा B स्क्वायर बटे A स्क्वायर, A स्क्वायर बटे B स्क्वायर प्लस में 2 बराबर हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर, B का इस साइड गुणा तो हो जाएगा B पे 4 की पावर, A का गुणा हो जाएगा A पे 4 की पावर, हो जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर, बाई होगा A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया P स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाले को, और नीचे है इसके A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक से एक हिस्सा कट जाएगा, कहाँ लिख दें इसको, यहाँ लिख दे रहे हैं, उतार लीजिएगा आगे पीछे थोड़ा, एक से एक पार्ट कट जाएगा तो आएगा P स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर नीचे इक्वल 1 होगा। P स्क्वायर को दूसरे साइड कर देंगे तो आएगा 1 अपान P स्क्वायर, इधर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर B स्क्वायर। एक बार A के नीचे लिखेंगे, अलग अलग कर देना है, और एक बार B के नीचे, बराबर हो गया 1 अपान P स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा तो होगा 1 अपान B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर कटेगा तो आएगा 1 अपान A स्क्वायर इक्वल 1 अपान P स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिख देंगे तो 1 अपान A स्क्वायर प्लस 1 अपान B स्क्वायर इक्वल 1 अपान P स्क्वायर। ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल मॉडल। कैसे लगाए हैं एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। सवाल में था उस रेखा पर जो अक्षों से A और B अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए कि, ये सभी चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई, वो लाइन x अक्ष को A दूरी पर काटती है और y अक्ष को B दूरी पर काटती है। फिर हमने मूल बिंदु से एक लंब OC बना दिया। फिर हमने इसको कोण के हिसाब से कैटेगरी में बांटा। जैसे हमने मान लिया ये वाला कोण थीटा है तो ये 90 होगा क्योंकि लंब है, तो ये तीनों मिला के 180 होंगे। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आएगा 90 माइनस थीटा।
अब ये वाला पूरा कोण 90 है, तो 90 में से इसको घटा देंगे तो फिर बचेगा थीटा। फिर ये वाले ट्रायंगल में तीनों 180 है, तो थीटा और ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब इस त्रिभुज में भी देखो थीटा 90 माइनस थीटा है, इसमें भी थीटा 90 माइनस थीटा है। तो अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर होने लगे तो वो समरूप होता है। फिर हमने इसको समरूप त्रिभुज सिद्ध भी कर दिया है। कैसे कैसे सिद्ध किया, हमने नाम क्या लिखा, OBC। त्रिभुज AOC, इन दोनों त्रिभुजों में हमने कंपेयर किया। इसमें एक को 90, दूसरा 90, थीटा थीटा 90 90 सब करके बराबर करके हमने त्रिभुज को समरूप दिखाया। फिर हमने समरूप त्रिभुज का इसमें प्रमेय लगाया कि त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इसमें संगत भुजाओं के अनुपात हमने कैसे निकाले, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने P है, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने Y है। इसमें पहले वाले में थीटा के सामने X, तो इस त्रिभुज में थीटा के सामने P। इसमें 90 के सामने B, तो इसमें 90 के सामने A है। यहाँ से आपको क्या करना है, 3 जोड़े आपको मिलेंगे, जैसे पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ। देखो हमने जब पहला दूसरा दोनों एक साथ किया तो हमें P² मिला XY। फिर हमने यहाँ पे देखो पहले को यहाँ पे लास्ट वाले के साथ कर दिया, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ, तो हमें Y की वैल्यू मिल गई। दूसरे वाले को लास्ट वाले के साथ कंपेयर किया तो हमें X की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद हम एक बड़े ट्रायंगल में आए, जिसमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो कि यहाँ के लिए कर्ण है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर a² प्लस b²। फिर इसको ओपन किया, x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल a² प्लस b²। हमने यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू, xy की वैल्यू रख के सॉल्व कर दी। फिर जो रिजल्ट आया वही हमें प्रूफ करना था। तो यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताएं। अभी हम इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको लगा के दिखाएंगे। इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे, मतलब इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने इसको ट्रायंगल, जो कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते हैं हाई स्कूल में, उसके हिसाब से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। अब आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। जो भी आपको बेहतर लगेगा आप वैसे ही लगाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जिसका चित्र बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बनाए थे। ये लेंथ है A और ये लेंथ B। हमने यहाँ नाम A लिखा था, यहाँ पे नाम B लिखा है। ये है मूल बिंदु और यहाँ से एक लंब है OC। इस लाइन को बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन जा रही है, जो अक्षों से कटते हुए जाती है, जो अक्षों को काट देती है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतःखंड रेखा। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस सवाल को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB रेखा की समीकरण। यहाँ से सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा होता चला जाए। AB अंतःखंड रेखा का समीकरण। समीकरण होता है x/a प्लस y/b इक्वल 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, b का इस साइड में गुणा होगा तो bx, a का y में गुणा होगा तो ay, नीचे आएगा ab इक्वल 1। तो ये हो गया bx प्लस ay इक्वल हो जाएगा AB। समीकरण नंबर 1। मतलब ये वाली जो लाइन जा रही है, इस लाइन का समीकरण क्या हो गया, bx प्लस ay इक्वल AB। इसका आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इसका निर्देशांक होगा a, 0, इसका निर्देशांक 0, b। फिर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण बनाओगे तब भी इतना ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इस रेखा पर जो आपने ये लंब खींचा है, इस लंब रेखा का आपको क्या निकालना है,
समीकरण कैसे निकलेगा देखो हम आपको बता रहे हैं। मान लो ये वाली लंब रेखा x1 कामा y1 पॉइंट पे इसको काटते, मतलब यहाँ पे ये AB को मिल रही है, यहाँ पे पॉइंट C का निर्देशांक है x1 कामा y1। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 y1 इस लाइन पे भी है और x1 y1 उसी वाली लाइन पर भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मूल बिंदु O से रेखा AB पर डाला गया लंब C x1 कामा y1 पर मिलता है। इसलिए x1 कामा y1 AB पर है। तो जब AB वाले लाइन पे x1 कामा y1 है तो हम x की जगह पे x1 लिख सकते हैं और y की जगह पे y1। तो यहाँ से क्या आएगा, bx1 प्लस ay1 बराबर AB, समीकरण नंबर 2। अब आगे काम क्या करेंगे, लंब रेखा का समीकरण लिखेंगे। लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, जो लाइन का समीकरण होता है जिसपे लंब पड़ी है उसमें x और y के गुणांकों को बदल के बीच में माइनस लगा देते हैं, मतलब चिन्ह चेंज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, इसको चेंज कर देंगे, a को x के आगे लिख देना है, b को y के आगे। तो ये बनेगा ax माइनस by। मान लो ये है लैम्डा। आपको अगर थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट समझ में आती है तो ये बात समझ जाओगे, नहीं तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी मिल जाएगी। तो हमें मिल गया लंब रेखा का समीकरण ax माइनस by बराबर लैम्डा। तो अब हम इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए ये पता करना होता है कि हमने लंब कहाँ से खींचा है। तो हमने लंब खींचा है मूल बिंदु से, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0, मूल बिंदु यही है, से खींचे गए लंब का समीकरण, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो लंब है 0 0 से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो हो जाएगा a इंटू 0 और माइनस में y की जगह 0 रखेंगे बराबर हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई 0, यहाँ पे रख देंगे, लिखेंगे इसलिए लंब का अभीष्ट समीकरण ax माइनस by इक्वल 0। ये हो गया लंब का अभीष्ट समीकरण, क्या बन जाएगा ax माइनस by बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो आपको करना क्या है, आप चाहे पहले और तीसरे को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चूंकि ये वाला लंब भी आपका x1 y1 से जा रहा है तो उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें x की जगह पे x1 भी रख सकते हो बराबर 0। तो चाहे आप पहले तीसरे को सॉल्व करो या फिर दूसरे तीसरे को सॉल्व करो। हम इसमें दूसरे तीसरे को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। जैसे हमें x1 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें x1 का गुणांक a है, इसमें x1 का गुणांक b है, तो इसमें a से गुणा कर देते हैं, इसमें b से। तो जब हम इसमें a से गुणा करेंगे तो होगा ये ab x1 प्लस a स्क्वायर y1 और ये हो जाएगा बराबर में a स्क्वायर b। ये दूसरा था, और इसमें b से गुणा करेंगे तो होगा ये ab x1 माइनस b स्क्वायर y1 बराबर 0। ये है आपका तीसरा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा, ये होगा a स्क्वायर y1 प्लस b स्क्वायर y1 इक्वल a स्क्वायर b। यहाँ से y1 कॉमन, कोष्ठक में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b। तो y1 हो जाएगा a स्क्वायर b बटे a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। इस y1 का मान चाहे दूसरे समीकरण में या तीसरे समीकरण में रखोगे तो x1 की वैल्यू मिलेगी ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे इसमें रख दो y1 की जगह पे, चाहे इसमें रख के हल कर लोगे तो ये x1 की वैल्यू है और ये y1, तो आपको इसके निर्देशांक मिल गए। अब चूंकि लंब की लंबाई सवाल में क्या दिया है p, तो लिखेंगे इसलिए लंब की लंबाई बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो इस निर्देशांक में से 0 घटा दो, इसका स्क्वायर प्लस y वाले में से इसका y घटा दो, तो ये आएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और लंब की लंबाई कितनी है p, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आएगा p स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर, x1 की वैल्यू है ए बी स्क्वायर, तो होगा ये ए बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर बराबर, दोनों का हर एक ही है तो हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी पे 4 की घात पहले वाले में, दूसरे वाले में आएगा ए पे 4 की घात और बी स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन होगा तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा तो पी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उल्टा करके लिख दोगे तो 1/, पी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक एक के नीचे कर दोगे तो जो लाना है वो आपका आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये आपको प्रूव करनी है। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने लगाया था समरूप त्रिभुज के नियम से। तो आपके पास 2 टाइप के सॉल्यूशन हैं, आपको जो पसंद आए आप वैसे बिल्कुल लगा सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को प्रूव करना और आपको नियम के अंदर रहते हुए प्रूफ करना है। तो यही है इसका सॉल्यूशन, अब आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा खंड, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया उसको लिख देते हैं। दिया है आधार की परिधि, चौबीस पाई सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, जहां आर का मतलब रेडियस। तो ये हो गया 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 24 को काट देंगे तो 12 बचेगा, तो आर की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दिया है उसको एच से लिखते हैं, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। निकालना है आयतन, शंकु का आयतन v से लिखते हैं, कैपिटल V से। फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एक सिलेंडर का तिहाई हिस्सा। 1/3 पाई आर की जगह 12 का स्क्वायर, एच की जगह पे 5, 12 का वर्ग 144, तो हो जाएगा 144 गुणे 5, फिर उसके बाद पाई, नीचे 3, 5 चौक को 20, 20 2 22, 5 2 7, 720 गुणे पाई बटे 3, 24 3 72, यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू रख सकते हो, ना रखो तो ज़्यादा बेहतर है। यही है इस प्रश्न का सलूशन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 का अंतिम खंड। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के
दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें समांतर माध्य दिया है और एक बारंबारता गायब कर दी है, उसको निकालना है। तो सिंपल, जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो और वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस हो, मतलब जहाँ पे खत्म होता है वहीं से शुरू हो, तो इस टाइप वाले में हमें x निकाल लेना चाहिए। x कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 13 और 11 24, 24 का आधा 12, 15 13 28, 28 का आधा 14। तो आप देख रहे हो दो दो का गैप सब ऐसे चला जाएगा, क्योंकि सब में देखो 15 2 17 19 21, तो सब में दो दो का गैप है, तो ऐसे जाएगा 12 2 14, अगला होगा 16, इसके सामने आएगा, यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं लाइन से, इसके सामने है 14, यहाँ पे आएगा 16, 18, इसके सामने 20, 22 और ये 24। चाहे तो आप ऐसे जोड़ लो, जैसे 25 23 48, 48 का आधा 24, ऐसे करनी है। अगले राउंड में क्या करना है आपको? फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और एक्स को। तो फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करते हैं तो उसको लिखते हैं सिग्मा एफ। कितना होगा ये? 7 7 6 13, 13 9 22, 22 10 25, 25 3 35, 35 6 5 40, 40 4 44, तो हो जाएगा 44 धन एफ। एक बार और चेक कर लो। 5 4 9, 13 9 22, 22 9 31, 31 6 37, 37 7 44। इधर जोड़ दो इनको, तो इसको बोलेंगे। एक राउंड अभी और करना है आपको, वो आपको निकालना एफ और एक्स का गुणनफल। एफ एक्स 12 का 7 में 84, 6 का 4 में ये भी आएगा 84, 16 का 9 में 144, 13 का 18 में 18 तो यहाँ 54, 18 करने में 18 5 30, 234, फिर 20 एफ और 22 पंचे 110 और 24 चौक को 96। इन्हें जोड़ेंगे तो इनको लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। कितना आएगा? नॉर्मल जोड़ लो। 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 9 35, 3 हुआ, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 752 प्लस 20 एफ। अब समांतर माध्य जिसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं, फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू 18, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 752 प्लस 20 एफ, और ये है 44 प्लस एफ। गुणा करो 18 का 4 में 18 चौक 72, और 72 और 7 फिर क्या हो जाएगा? 79 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 752 इधर आएगा तो 2 में से 2 घटेगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 40, और 20 में से 18 घटेगा तो आएगा 2 एफ। यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी जो बारंबारता गायब है उसका मान 20 है। तो ये है इसी प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6, उसका पहला पार्ट। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको, पहले वाले को। सॉल्यूशन 6 का फर्स्ट दिया है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, मतलब एक के बाद दूसरा आएगा। तो सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, तो क्या होगा उसको आपको निकालना है। और सम संख्याएं उनकी जो खासियत होती है वो क्या होती है? वो दो के गुणज होते हैं, या कह सकते हो उसमें दो से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसा मान लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रथम संख्या वो है 2x, मतलब कोई x है उसका डबल है वो पहली संख्या। द्वितीय क्रमागत सम संख्या, तो इसके ठीक आगे
मतलब 2 जोड़ के अगला मिलेगा, फिर अगला जैसे 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, मतलब 2-2 की गैपिंग होती है, उसको बोलते हैं क्रमागत। ठीक बाद में तो कहा इनके वर्गों का योग 244 है, मतलब पहले वाले का स्क्वायर और दूसरी संख्या जो है उसका स्क्वायर, ये हो गया 244। हल करेंगे तो आएगा ये 4x स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन 2ab, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8x बराबर 244। 4 4 जुड़ जाएगा 8x स्क्वायर धन 8x धन 4 ऋण 244 बराबर 0। इसको इस साइड करना है, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर धन 8x ऋण 240 बराबर 0। 8 से डिवाइड कर सकते हैं, x स्क्वायर धन x ऋण 30 बराबर 0। हमें गुणा करके 30 लाना, घटा के 1, तो 6 का 5 में गुणा करेंगे 30, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल 0। तो एक कोष्ठक में आएगा x प्लस 6 फैक्टर करेंगे और एक कोष्ठक में आएगा x माइनस 5। तो यहाँ से निष्कर्ष में क्या आएगा, x की वैल्यू या तो -6 होगी और x की वैल्यू प्लस में 5। तो -6 तो अमान्य हो जाएगा, निगेटिव में वो नंबर नहीं आएगी, आपको पॉजिटिव मानना है तो लिखेंगे। इसलिए प्रथम संख्या आपकी 2x थी तो 2 × 5 ही हो जाएगा 10। द्वितीय संख्या जो दूसरी क्रमागत संख्या थी वो था 2x प्लस 1, यानी 2 गुणे 5 धन 2, 2 पंचे 10, 2 12। यही है इस प्रश्न का सलूशन। अब इसको भी लगा देते हैं, फिर दोनों को छाप देना एक साथ। दूसरा, इसमें हमने प्रश्न को नहीं लिखा, केवल चित्र बना दिया है। सवाल में था OACB एक त्रिज्यखंड है जहाँ पे वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या 3.5 है, OD की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो रंग बिरंगा है नमूना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो होता है θ/360 डिग्री इंटू πr², या सिंपल ये क्या दिख रहा है, एक वृत्त का चौथा भाग। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें 4 हिस्सा कर दो तो ये आ जाएगा। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थीटा का मतलब होता है त्रिज्याएं कितने कोण पर झुकी हैं जो कि क्षेत्रफल का निर्माण कर रही हैं। वो है 90 डिग्री, नीचे 360 डिग्री इंटू पाई, आर की जगह पे 3.5 यानी 7/2 स्क्वायर माइनस 1/2। आधार का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7/2, ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये है 2। हल करेंगे, 90 से 360 में भाग करेंगे आएगा 1/4, पाई 49 सबके बीच में गुणा है बटे में 4, ऋण 1 2 से 1 2 कट जाएगा, आएगा 7/2। हल करना है, ये कितना होगा 22/7। यहाँ पर लगाते हैं आगे का हिस्सा, 1/4 गुणे 22/7 गुणे 49/4 ऋण 7/2, 7 7 49। यहाँ 7 बजेगा, 7 का गुणा 22 में 154 और नीचे 4 का 4 में 16 माइनस 7/2। हर बराबर करने के लिए 8 से गुणा होगा, 8 7 56,
154 माइनस 56/16 बराबर आएगा 98/16। इसको अगर आप छोटा कर दो तो यहाँ आएगा 8, 2 चौको 8, दोनों 18। इसको आप सही बटे में बदल सकते हो, 8 छक 48, 6 सही 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इसे दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों खंडों का सॉल्यूशन लगा सकते हैं आप। यह क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। इसका तीसरा पार्ट हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि तीसरा वाला पार्ट जो है वो रचनाओं से संबंधित है और आप उसको स्वयं कीजिएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो आप जरूर बताएंगे। यह है चौथा पार्ट। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक निकालने के लिए सवाल में दे दिया है वर्ग अंतराल बारंबारता। तो बिना संचयी बारंबारता के माध्यक नहीं निकलती है, आपको पता है। तो सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है ये? जो सबसे पहली बारंबारता इसको लिख देते हैं, फिर सीरियल से जोड़ते जाते हैं। 6 को 9 में जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, फिर जो आया है उसमें नीचे वाले को जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, फिर नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 35 होगा, फिर नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 50। ये हो गया। और जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं n। तो इसमें n की वैल्यू हो गई 50। माध्यक निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? n/2 की, मतलब जो आया है इसके हाफ की। तो 50 का आधा कर दिए, कितना हो जाएगा? 25। अब जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको क्या खोजना रहता है कि इसमें से हमें कौन सी संचयी बारंबारता चाहिए माध्यक निकालने के लिए। तो जो आधा आया है उस आधे को देखना है कि संचयी बारंबारता में कहाँ होगा, आरोही क्रम में। तो ये 6 है, इसमें 25 नहीं हो सकता, 15 में भी नहीं हो सकता, 27 में। तो ये हो जाएगा आपका CF। इससे जो ठीक पीछे होता है वो होता है F। इससे जो ठीक पीछे होता है वो होता है आपका अपर लिमिट। तो हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, L की, F की, CF की और n/2 की। तो आपका CF हो जाएगा 27, F हो जाएगा 12 और L अपर लिमिट हो जाएगी 30। फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है? जब आप इस टाइप से, जैसा मैंने सेट किया है इस टाइप से आप लगाएंगे तो हम जो फार्मूला लिख रहे हैं वही यूज करेंगे आप। L माइनस CF माइनस n/2/f इंटू H, जहाँ H का मतलब होता है क्लास इंटरवल जिसमें CF है। तो इसकी वर्ग अंतराल मतलब बीच में गैप 29-20 के बीच में गैप कितना है? 10 का। और इस तरीके से आप लगाओगे तो आपको CF भी खोजने में आसानी रहेगी। जैसे ये मिला तो इसके ठीक पीछे सब लोग होते हैं। जो किताब में फार्मूला उसमें L+ है तो उसमें लोअर लिमिट यूज होती है, बाकी फ्रीक्वेंसी कहीं और रहती है, CF कहीं और रहता है। और जैसा हम बता रहे हैं इस टाइप से लगाओगे तो आसानी से लगेगा। L की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस CF की वैल्यू है 27, n/2 की वैल्यू 25, F की वैल्यू 12, H की वैल्यू 10। 30 माइनस 2/12 इंटू 10 हो जाएगा 30 माइनस, इसको काट कर देंगे तो आएगा 10/6। ये हो जाएगा 30 माइनस 5/3, या इसको लिख सकते हैं, अगर दशमलव में बनाने का शौक है तो 3 में 30 से गुणा करेंगे 90 माइनस 5/3 बराबर 85/3। 3 दूनी 6, 8 बचेगा, सॉरी 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 3 3 3 ऐसे चलते रहेगा। तो ये हो जाएगा माध्यक। और आप इस टाइप से लगाओगे बहुत आसानी से लगेगा। यही है इस प्रश्न का सलूशन। अगला प्रश्न 7वें का पहला खंड।
नेम में लिखिए समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो चर राशियाँ हैं वो इस भिन्न का हर है। रैखिक समीकरण की पहचान होती है कि चर राशियाँ हमेशा अंश में होती है, पावर 1 होता है। तो अभी ये इस टाइप का नहीं है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों समीकरण में आप ध्यान से देखो, इसमें भी 1/x-1 नीचे है, इसमें भी 1/x-1। इसका भी मतलब यहाँ 2 का गुणांक है, वो 5 का गुणांक है। यहाँ 1/1-2 है, यहाँ भी 1/1-2 है। तो हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, जैसे 1/x-1 को मान लिया a और 1/y-2 को मान लिया b। तो जब इसमें 1/x-1 को a लिखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा 5a + b = ये बन जाएगा पहला समीकरण, और ये हो जाएगा 2a - y, तो -1/2। ये जो पूरा पार्ट है इसको b लिखेंगे, तो -b = हो जाएगा 1/3, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, विलोपन टाइप आपको लगाना है। तो b से b कट जाएगा तो हो जाएगा 7a, 2 + 1/3, 3 का 2 में 6, 6 1 7, तो हो जाएगा 7/3। 7 से 7 कैंसिल, 1/3। ये हो गया। a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे पहले में रख दिया, दूसरे में रख दिया। जैसे मान लो समीकरण 1 में a = 1/3 रखने पर तो हो जाएगा 5 1/3 + b = 2, तो ये हो जाएगा 5/3 + b = 2, तो b आएगा 2 - 5/3। 3 का 2 में 6 हो जाएगा गुणा करके, 6 में से 5 जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू भी 1/3 हो गई और b की वैल्यू भी 1/3 हो गई। अब a किसका मान था, 1/x-1, तो यहाँ से हो गया 1/x-1, ये हो गया 1/3, और 1/y-2 ये भी हो गया 1/3, क्योंकि 1/y-2 को हमने b माना था और b की भी वैल्यू 1/3 है। इन दोनों को पलट दोगे तो x-1 इक्वल मिलेगा 3 या x इक्वल मिलेगा 4। ये पलट जाएगा y-2 इक्वल 3 या y इक्वल 5। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले में 2 प्रश्न आते हैं, यानी जो आपका पहला खंड है इसमें 2 प्रश्न रहता है, उसमें से कोई एक करना रहता है। सेम ऐसे दूसरे में भी 2 प्रश्न रहता है, उसमें से कोई एक करना रहता। तो यहाँ पे पहले वाले का जो ऑप्शनल है, मतलब या तो आप वो करो जो हमने इससे पहले सॉल्व कर दिया, या तो आप ये करो। प्रश्न क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर आने में कुल 8 घंटे का टाइम लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देखो, मान लेते हैं धारा की चाल है x किलोमीटर पर आवर। इसको चाहें तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं, अभी उसको भी बता देंगे आपको लगाना, लेकिन सिंपल इसको देखो कैसे लगाना है। मान लेते हैं धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और शांत जल में चाल मतलब जब पानी नहीं बह रहा है तब। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल, तो जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो नाव की स्पीड में पानी की रफ्तार जुट जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 + x किलोमीटर पर आवर। अगला रहेगा धारा की विपरीत चाल। जो धारा की विपरीत चाल होगी वो क्या होगी, इसमें स्पीड घट जाएगी, मतलब नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड घटानी पड़ेगी। ये हो गया इतना किलोमीटर पर आवर। इसमें प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी जो कंडीशन दिया वो क्या दिया है,
धारा की दिशा में 12 किलोमीटर गए हैं तो कितना टाइम लगेगा, दूरी बटे 4। तो 12 किलोमीटर गए, रफ्तार क्या थी धारा की दिशा में 4 + x। वापस आते समय भी 12 किलोमीटर दूरी चले हैं। अब रफ्तार कितनी है, 4 - x। कुल कितना टाइम लगा, 8 घंटा। ये हो गया धारा की दिशा में जाने में जो कुल टाइम लगा, धारा की दिशा विपरीत दिशा में पलटने में जो टाइम लगा, कुल टाइम हो गया। क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर चले, रफ्तार 4 + x, यहाँ पे 12 4 - x। इसको हल कर देना है सिंपल। तो इसमें 4 - x से गुणा होगा तो हो जाएगा 12, 4 × x धन 12, 4 धन x, नीचे a - b + b, इस टाइप से इक्वल में हो गया 8। कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 12x, 12 × 4 = 48 धन 12x, नीचे हो जाएगा 16 - x² बराबर 8। ये हो गया 48, 48 96, 12x 12x कट जाएगा, 16 × x² बराबर 8, और 8 से इसको काट देंगे तो आएगा 12, 16 × x² बराबर 1। ये हो जाएगा 16 × x² बराबर 12। तो x² बराबर 16 में से 12 घटाएंगे 4, तो x बराबर आएगा 2। प्लस माइनस 2, चूँकि हम माइनस में रफ्तार नहीं लेते हैं तो केवल प्लस वाला ही लेंगे। यानी धारा की रफ्तार कितनी थी, पानी कितना तेज बह रहा था, स्पीड है 2 km/h। यही है इस प्रश्न का सलूशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा खंड। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार PQ की ऊंचाई और दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। मान लो ये है मीनार P और Q, जो कि Q का ही उन्नयन कोण देख रहे हैं तो Q ऊपर ही रहेगा। यहाँ जमीन पे कोई पॉइंट है x, कैपिटल लेटर में, चूंकि उसमें लिखा है तो यहाँ कैपिटल लेटर। यहाँ से है उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ से 40 मीटर की ऊंचाई पे एक पॉइंट है y, 40 मीटर की हाइट पर, और यहाँ से उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो सवाल में कहा है मीनार PQ की ऊंचाई और दूरी PX का मान बताओ। ये मान लेते हैं पॉइंट PQ, इसको लिख देते हैं R। तो आपके पास दो ट्रायंगल है। सबसे पहले लैंग्वेज में लिख लेना कि मीनार PQ है, P से बिंदु X जो कि भूमि पर स्थित है, P से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ से उन्नयन कोण Q का 60 अंश है। इससे ठीक ऊंचाई पर 40 मीटर की दूरी पर बिंदु Y से उन्नयन कोण 45 अंश है। ये सभी आपको लैंग्वेज में लिखना है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है QPX, एक ट्रायंगल है QRY। इन्हीं दोनों को लेना है। तो ट्रायंगल है QPX, इसमें आप लगा दोगे tan 60 डिग्री, तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब 60 डिग्री के सामने है QP या PQ मान लो, और आधार है PX। tan 60 की वैल्यू होती √3, और PQ को दो पार्ट में लिख सकते हैं, PR प्लस R, QR प्लस RP, नीचे PX। ये हो गया। और RP की वैल्यू 40 मीटर है, चूँकि XY और RP दोनों बराबर है। XY बराबर है RP बराबर 40 मीटर। तो हम RP की जगह 40 रख देंगे, हो जाएगा √3 PX बराबर QR प्लस 40। इसको एक समीकरण बना देते हैं। अब एक और दूसरा त्रिभुज है QRY, इसमें लगाएंगे tan 45 डिग्री
बराबर लंब इसका हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा आर वाई। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 जब रख दोगे तो होगा क्यू आर बराबर आर वाई। और आर वाई ही क्या है, आर वाई ही आपका है पी एक्स। तो हम आर वाई की जगह क्या लिख देंगे, पी एक्स, यानी क्यू आर बराबर हो गया पी एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो पहले वाले समीकरण में हम क्यू आर को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, पी एक्स। समीकरण 1 में क्यू आर बराबर पी एक्स रखने पर तो हो जाएगा √3 पी एक्स बराबर पी एक्स प्लस 4t। इस साइड आके घटेगा तो पी एक्स कॉमन हो जाएगा √3। इसको गुणा मत समझना, ये पी एक्स है, -1 = 4t। पी एक्स बराबर 4t अपान √3 - 1। परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 बाय √3 + 1 से गुणा हो जाएगा। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो आएगा पी एक्स बराबर 40 कोष्ठक में करड़ी 3 धन 1, नीचे करड़ी 3 ऋण 1 और करड़ी 3 धन 1, तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर लगे, करड़ी 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ये 40 करड़ी में 3 धन 1 बटे 3 में से जाएगा 2 बराबर 20 कोष्ठक में करड़ी 3 धन 1 हो गया 20। करड़ी 3 का मान 1.73 धन 1 बराबर 20 गुणे 2.73। गुणा करेंगे 2 3 6, 2 से 14, 2 दूनी 4 5, 54.6 मीटर आएगा। यानी पी एक्स की दूरी होगी 54.6 मीटर। तो मीनार कितना हो जाएगा, पी क्यू, तो 2 हिस्सों में बटा था पहले से, क्यू आर प्लस आर पी। तो क्यू आर की लेंथ पी एक्स के बराबर है और पी एक्स का मान आया है 54.6 और आर पी एक्स वाई के बराबर है जो कि था 40, तो बराबर हो जाएगा 94.6 मीटर। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 का जो खंड दूसरा था उसका अथवा वाला प्रश्न। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नक्शा बना देंगे इनका। मान लेते हैं कि ये मीनार है ए बी और यहाँ से कोई पॉइंट है जहाँ से उन्नयन कोण है 30 अंश। मीनार के करीब 40 मीटर गए, मान लिया कोई पॉइंट मिल गया डी। यहाँ से जो उन्नयन कोण आ रहा है वो है 60 अंश। सवाल में है मीनार की ऊंचाई बताओ, ये वाली दूरी 40 है। तो मान लेना ये x और ये h, ऐसे मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर और डी ए बराबर x मीटर। तो आपके पास दो ट्रायंगल है, एक छोटा एक बड़ा। पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज बी ए डी। इसमें tan 60 की वैल्यू होगी h/x। tan 60 का मतलब होता है √3, तो हो गया ये h/x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी h/√3। इसको एक समीकरण बना लेते हैं। अब एक दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है बी ए सी। इसमें tan 30 लगाएंगे, होगा लंब बटे आधार। तो 30 के सामने लंब h है, आधार हो जाएगा 40 धन x, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक आधार बने। ये वैल्यू हो गई 1/√3 h/40 प्लस x। क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 40 प्लस x इक्वल h√3। या 40 x की वैल्यू है h/√3, उसको रख देंगे
बराबर हो जाएगा h√3। हमें h निकालना है तो h को एक तरफ हो जाएगा 40 इक्वल h√3 माइनस h/√3 हो गया 40√3 का गुणा करा देंगे तो होगा 3h माइनस h/√3। इसका इस साइड गुणा हो जाएगा 40√3, 3h में से h घटाएंगे तो आएगा 2h या h बराबर 40√3/2 या h बराबर आएगा 20√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई है 20 करड़ी में 3 मीटर। यक्स कितना है अगर वो आपको निकालना है तो यहाँ पे रख दो, 20 करड़ी 3 कट जाएगा तो वो 20 आएगा। और सिंपल इस प्रश्न को आप हमेशा याद रखो कि कितना होता है, जब भी कोण 30 से 60 होता है तो ये जो दूरी दी जाती है इसकी आधी ही ये बचती है। तो अगर ये 40 है तो ये 20 होगा और 30 अंश ये है, सिंपल शॉर्टकट। तो 30 अंश के सामने जो होता है वो 60 अंश के सामने करड़ी 3 गुना बन के रहता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ये था क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर 2022 का सेट 1 822 AV, इसका दूसरा पार्ट जो कि हमने आज सॉल्व कर लिया। तो यहीं पर समाप्त होता है आपका सेट 1 822 AV। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ।